इस वीडियो में जो सेट आई का मैथ का जो सवाल है प्रथम सीटिंग उसका सवाल देखते हैं। और देख लीजिए पहला सवाल है आपका कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो 2 का घातांक 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 2 का घात क्या बार आएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार आएगा। महत्तम सामर्थ्य कितना होगा, तो P गुने Q होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देख लीजिए, किसी बहुपद की घात होती है तो पूर्ण संख्या होती है। बहुपद ax² + bx + c a नॉट इक्वल 0 का लेख होगा तो परवलय के आकार का होगा। 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या तो अनगिनत होगी। इसी प्रकार देख लीजिए कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा तो x² - 8x + 12 ये आपका द्विघात बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ, ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं और 7 नंबर सवाल आपका यहाँ पर है कि 7 नंबर सवाल देखिए, द्विघात बहुपद y² - 16y + 55 के शून्यक है। तो इसके शून्यक जो होंगे इसको आप किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए आपको गुणनखंड तोड़ने आता होगा तो गुणनखंड तोड़ लीजिए। 16y प्लस इसको 55 को आप 2 भाग में ऐसा तोड़िए जैसे कैसे लगेगा, 11 × 5 = 55, तो 11 से 11 कम, 11 5 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, y² + 16y और प्लस यहाँ पे 55 को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, y² + 11y और प्लस 5y + 55 और बराबर 0। दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेंगे तो y + 11 आ जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो फिर y + 11 आ जाएगा बराबर 0। तो y + 11 और फिर ये y + 5। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि y बराबर कितना आ जाएगा, -11 और यहाँ से y बराबर -5। इसका मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, ऋणात्मक आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो शून्यक होगा दोनों के दोनों ऋणात्मक। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। यदि बहुपद 2x² + 5x - के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब एगो अल्फा है तो दूसरा जो होगा 1/α होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ आप निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a। तो c/a के जगह पे कितना है, तो यहाँ पर 2 है। तुलना करते हैं तो पहला जो आ जाएगा यहाँ c के जगह पे तो k है और वो भी क्या चीज़ -k, और a के जगह पे 2 और इससे अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर बी, इधर 1 बचेगा तो ये 2 इधर चला जाएगा -2। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देख लीजिए अब 9 नंबर सवाल आपका है कि x² + 5x - 12, तो P1 मतलब x के जगह पे आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 क्या आएगा, 5 1 6, अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 यानी -6। अगला सवाल देखिए कि युग्मित समीकरण, युग्म समीकरण इतना बराबर इतना का हल है, तुलना कर लीजिए तो क्या आएगा, 2/12, फिर ये 4/6 और फिर ये -3/-6। तो 2 यहाँ पे 12 आएगा तो 6 कर सकते हैं, 1/6 जो कि बराबर नहीं आएगा इसका। तो बराबर नहीं आता है तो उसका क्या हल होता है, तो अद्वितीय हल। पहला जब बराबर नहीं आए तो अद्वितीय हल यानी कि ये एक हल होगा, अद्वितीय यानी एक हल। अगला चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। और निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसके बाद अगला सवाल आपका बहुलक, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है। और 15 देख लीजिए, 15 जो है कई बार आ रहा है, 1 2 3 बार 15 आ रहा है और बाकी बार सब जो आ रहा है 14 2 ही बार आ रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 15। ये अगले सवाल की ओर चलिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो प्राकृत संख्या कितना से चालू होता है, 1 2 3 4 5, यानी 1 से चालू होता है वही प्राकृत संख्या होता है। और इसका माध्य तो सबको जोड़ करके 5 से भाग कर सकते हैं, या बीच वाला माध्य होता है तो जोड़ करके भाग कर लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 और 5 15, 15 में 5 से भाग करेंगे आप तो आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपका कह रहा है कि इतना का माध्यक, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। 6 7, सबसे छोटा क्या है 6, उसके बाद 7, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद आपका 12 है और
12 के बाद 13 है, 13 के बाद फिर आपका 14 है, 14 के बाद 15। देख लीजिए कि क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो 3 को इधर से हटाइए, 3 को इधर से हटाइए, बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा 12, जो कि आपका डी नंबर 12 आंसर होगा, राइट आंसर। चलिए माध्यक का 3 गुना, आप फॉर्मूला जानते हैं कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, और ये क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक निकालने का यही फॉर्मूला। तो यही कह रहा है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना। देख लीजिए बरका के देखिए माध्यक जो है बरका है, बरका को बरका से गुना करेंगे यानी 3 बरका है, अब माध्य छोटका है, छोटका को छोटका से गुना करना है, याद करने का ये तरीका है। चलिए अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुलक, जो फॉर्मूला सिर्फ पूछा हुआ है। अब ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर है। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए निकाल लीजिए। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr, और ये किसके बराबर है, 88 के। और उसी प्रकार वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4a 88 के बराबर। यहाँ से अगर आप 2πr निकालेंगे, पहले a निकाल लीजिए 4 से, तो a बराबर आ जाएगा आपका 22, और यहाँ से अगर निकालते हैं वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि सीधा अगर आप r निकालना चाहते हैं तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, r बराबर आपका आ जाएगा 7 दूना 14। तो अब क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल तो 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, और वृत्त का क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर 22/7 और 14 गुने 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, और 44 गुने 14, 14 चौका 56, और फिर ये 14 चौका 56 और 56 और 5 61, 616। बताइए कौन सा बड़ा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जो कि बड़ा होगा किससे, तो वर्ग का क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए सॉल्व करके बता रहे हैं। अब यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a है तो उसका विकर्ण होगा तो √3 है, जो कि फार्मूला होता है। आगे त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो ये तो सिर्फ फार्मूला पूछा हुआ है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर h, 1/3 πr स्क्वायर h, ये तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, πr स्क्वायर h। ये अब अगला सवाल आपका है 20 नंबर, देख लीजिए यहाँ है 20 नंबर सवाल। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात सीधे आप रूट चढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2:5, आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही आंसर होगा। अब आगे देख लीजिए कि यदि समांतर श्रेणी का पहला सामान्य पद इतना 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर होगा, तो क्या होगा, तो पहले आप n का मान 1 रखिए, तो 13 - 2 गुने 1 करेंगे तो 13 - 2 तो आएगा 11। इसी प्रकार करेंगे अगला, n के जगह पे 2 रखिए तो 13 गुने 13 - 2 गुने 2 तो कितना आएगा, 13 - 4 घटाएंगे तो आप 9, तो इसका अंतर घटा लीजिए 9 में से 11, तो d बराबर क्या होगा, अगला में से पिछला, तो 9 - 11 तो -2 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समांतर श्रेणी 126, 120 और इतना का कौन सा पद इतना होगा, तो यहाँ से पूछ रहा है कि tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, तो यहाँ से n का मान पूछ रहा है। चलिए तो कौन सा पद 0 कह रहा है, तो यहाँ 0 पूछ रहा है, a का मान हमको दे दिया है 126, यहाँ से अगर d निकालते हैं तो 126, 120 - 126 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, d का मान -6, तो यहाँ पर रख सकते हैं d का मान कितना, तो n - 1 और -6, ये तो ये है इधर आ जाएगा तो -126, और गुना में है तो इधर भाग में आएगा, और 6 दूना 12 और n - 1, 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो n का मान कितना आ जाएगा 22, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन आएगा।
अब आगे देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री। AB देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा पूछ दे दिया है। B जो कह रहा है सो लिख लीजिए, कोण B 90 डिग्री। A से B, यहाँ A अगर लेते हैं तो A से B कितना है तो 12 है, और B से C नीचे वाला 5, और A से C कितना है तो 13। तो साइन C पूछ रहा है, तो ये जो है इसके लिए पूछ रहा है साइन C। तो साइन C क्या होगा तो 12, यानी साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो 12 बटा 13 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं और फटाफट कि यदि कॉस थीटा बराबर P तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा जब दे दिया है तो हम क्या निकालेंगे पहले, तो ये देखिए कॉस थीटा क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो बटा में 1 है, और यहाँ से अगर आप कर्ण निकालना चाहेंगे कर्ण, तो कर्ण तो आपके दे दिया है 1, और यहाँ से अगर आप लंब निकालना चाहेंगे तो लंब क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस, तो 1 के स्क्वायर और माइनस ये आधार स्क्वायर तो P स्क्वायर, तो 1 के माइनस P का स्क्वायर, 1 माइनस P का स्क्वायर ये होगा। और यहाँ से टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा क्या होता है तो लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना आ गया √1 माइनस P स्क्वायर, और आधार कितना है तो P। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा राइट आंसर होगा। 1 बटे साइन थीटा ये फार्मूला ही होता है जो कि कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा इंटू कोसेक, सेक बी इंटू कॉस बी, तो इसका भी आपका जो आंसर होगा एक ही होगा आंसर। अब चलिए अब यहाँ पर कि देख लीजिए यदि कॉट थीटा 1/√3 तो सेक थीटा, तो कॉट कितना का मान होता है तो यहाँ कॉट 60 के मान होता है, कॉट 60 डिग्री के मान होता है 1/√3, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ सेक 60 का मान कितना होगा तो 2 होगा। यहाँ पर देख लीजिए ए बराबर 45, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों मिलाकर क्या होगा 1/√2 और 1/√2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2/1 + 1, और फिर यहाँ पर √2, तो 2/√2, और इसको आप हरों का परमेकरण करेंगे, ऊपर भी गुना √2 से नीचे भी गुना, तो ये 2 से 2 कटेगा, सिर्फ √2 बचेगा जो कि आपका ए आंसर होगा। 2/2 करेंगे तो कितना आएगा अल्फा के मान 90 डिग्री आएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, टेन और कॉट क्या आएगा आपका एक आंसर आएगा। फिर उसी प्रकार 9 और 4 है, 2 गो त्रिभुज है, यहाँ पर देख लीजिए कि एगो त्रिभुज इस तरह से है ए बी सी और QRP है, ध्यान दीजिएगा QR और P इस तरह से समरूप है, और इसका जो क्षेत्रफल दे दिया है इसका 9 है क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है 4 है, और ए से बी 18 है, और बी से सी 15 है, और यहाँ पर PR का मान पूछ रहा है, P और R इसका मान पूछ रहा है जो कि यहाँ संगत, तो इसका अनुपात देख लीजिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही, उसको अगर रूट कर देते हैं, इसको रूट करेंगे तो भुजा के अनुपात आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3:2। तो ये जो है सब अगर 3 से भाग हो रहा है, देखिए कि 3 का मान यहाँ पर 15 है, तो यहाँ 1 का मान कितना 5 कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ जो होगा 2 के अनुपात में है, तो 2 का मान कितना 10, जो कि आपका ये जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। आइए चलिए अब कि यदि PQR में PR², तो ये क्या होगा Q 90 डिग्री होगा। बस यहाँ पर देख लीजिए अब कितना नंबर सवाल, तो आपका 33 नंबर, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST, यहाँ पर PQR एक त्रिभुज है ये, और इसमें जो S और T है यहाँ पर PQ और R, यहाँ पर PQ और PR पर इस प्रकार S और T, ST जो पैरेलल है QR के, यदि P से S कितना है X है, और S से Q कितना है तो X - 2, और P से T फिर कितना है X + 2, और इसके बाद T से R कितना है तो X - 1। तो आपको X का मान पूछ रहा है, तो छोटका बटे छोटका, और इसमें इधर भी छोटका बटे छोटका कर लीजिए, कितना तो X बटे X - 2, और फिर ये X + 2
और x माइनस 1, इधर इधर क्रॉस गुना करेंगे तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस से भी माइनस कटेगा तो ये एक्स बराबर 4, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उसी प्रकार देखिए त्रिभुज ABC में DE, फिर यहाँ पे वैसा ही सवाल है कि ABC त्रिभुज है यहाँ पे ABC और भुजाओं AB और AC पर, AB और AC पर सिर्फ ये ऐसा ही DE है जो कि पैरेलल है BC के। यदि A से D 4, D से B 5, तो A से C अगर 18 है तो A से E निकालना है। देखिए कि इसमें छोटका बटे बड़का करना होगा तो पहले छोटका 4, बड़का कितना होगा 9, फिर इसी प्रकार यहाँ पे इसको मान लेते हैं x जो कि छोटका है। अब पूरा बड़का कितना है 18, 9 दूना 18, 4 दूना 8, जो कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा समांतर स्पर्श रेखा इस तरह से बन सकता है और यहाँ वृत्त की त्रिज्या 6 है और इधर भी 6 है तो 6 6 12, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु अगर यहाँ है तो वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखा, एक और ये 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब उसी प्रकार अगला सवाल आपका जो है देख लीजिए कि अगर बाह्य बिंदु से खींचना होता है तो 2 खींच सकते हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 130 है और ये दोनों को हम मान लेते हैं x है, ये भी x है, तो कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना 180, इधर जाएगा तो कितना होगा तो 50 डिग्री और ये 2x, तो इसे काटेंगे तो x बराबर कितना 25 डिग्री, जो कि आपका 25 डिग्री आंसर होगा। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल जो है आपका बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो बाह्य रूप से जब स्पर्श करता है ये तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा तो 3 होगा, 1 2 और 3, जो कि आपका ये सही आंसर होगा। अब आगे देखिए कि यहाँ पर दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तो AOB 40 डिग्री है तो OAB OA और B, तो ये देखिए कि जो त्रिज्या है R है और R है तो ये दोनों बराबर होगा और यहाँ से जब ये 40 है तो ये भी तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180, तो 40 और प्लस इसको x मान लेते हैं तो कितना होगा 2x बराबर 180, तो यहाँ से 2x बराबर कितना 180 और माइनस ये 40, तो 2x बराबर 140 और 2 से काटेंगे तो x बराबर आपका 70, जो कि आपका ये डी आंसर होगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो y अक्ष पर जो भुज होगा वो यानी 0 होगा, ये इसका कोई भुज नहीं होता, इसलिए y अक्ष का जो, क्योंकि y अक्ष को कोटि बोलते हैं तो यहाँ पे कोटि कहता तो होता y, लेकिन यहाँ पे भुज का है इसलिए भुज 0। समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतरण, तो अगला में से पिछला घटाते हैं तो 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 है आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रकार अगला सवाल जल्दी करते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद यानी कि 5 n के मान जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 5 - 7 तो -2, इसी प्रकार प्रथम पद तो -2 आपका होगा। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को निकालने के लिए x को जोड़ के 2 से भाग तो कितना आएगा -6 और इसको तो -4, तो x वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा -6 और y वाला तो -4, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आपका अब मध्य केंद्रक का निर्देशांक, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, ये आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार यदि बिंदु है 2 3 और 4 के ये सब संरेख है तो k का मान, तो k का मान पहला तरीका कि 2/3 बराबर 4/k और फिर ये 6/-3 और पहला फिर से लिख सकते हैं कितना कि 2/3, तो k का मान निकालने के लिए क्रॉस गुना कीजिए इस तरह से, कितना होगा 2k और फिर ये -12 और फिर ये 6 18, ये -12 और फिर ये 6 18 बराबर कितना होगा, इधर से गुना कीजिए तो इस तरह से कितना आएगा, ये अभी ऐसे गुना किए तो
यहाँ से इधर से कोना कोनी 3 दूना 6 माइनस 6, फिर ये 6 के, और फिर इसी तरह से इधर 4 तिहाई 12, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, और ये इधर प्लस में है इधर लाएंगे तो कितना 6, तो 18, और यहाँ भी प्लस 6 और इधर से भी माइनस 6, तो 6 6 0 आ जाएगा, और यहाँ से 6 के में इधर ले जाएंगे तो 4 के, और 4 के बराबर यहाँ पे 0, तो के बराबर 0/4 यानी 0 आपका आंसर आएगा। ये चलिए, इसको अगर फार्मूला से आप देखना चाहते हैं तो फार्मूला से भी देख सकते हैं कि 1/2 और x y y, फिर ये x y y और फिर x y y बराबर संरेख के लिए क्षेत्रफल का मान कितना आना चाहिए 0। तो एक फार्मूला आता है 123, 231 और 312, जो कि आप याद रखिएगा। यहाँ से x1 के जगह पे आप 2 रख सकते हैं, y2 कितना है k, और y3 कितना है तो -3, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। x2 कितना है तो 4, और y3 कितना है तो -3, और y1 कितना है तो ये 3 है, तो यहाँ आएगा -3। फिर x3 कितना है 6, और यहाँ पर y1 कितना है, y1 3 है, और y2 कितना है तो माइनस ये के आ जाएगा बराबर 0। अब देख लीजिए कि 2 के अब प्लस 3 दूना 6, फिर ये 4 छक 24, -24 आ जाएगा, ये -24, और फिर ये 36 18 और -6 के ये, तो अब बराबर 0। तो इस तरह से करेंगे तो फिर ये 18 6 24, 24 कट के कितना 0, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 के बराबर 0, तो के बराबर 0/-4 यानी कि के बराबर 0। इस तरह से भी आपका 0 ही आएगा। ये चलिए, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 इतना है तो परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप एक ऐसा तरीका से भी बना सकते हैं। देख लीजिए कि पहला क्या है, तो यहाँ से अगर 0 लेते हैं और x में y में कितना है 4, और फिर ये 0 0 यहीं पे आ जाएगा, और फिर 3 और 0, तो x में 3 जाना है और y में 0, तो ये आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसका परिमाप निकालना चाहेंगे तो क्या, जब ये 4 है 3 है तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कितना आएगा 5, तो तीनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 3 12 आपका परिमाप आएगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो इस तरह से अब ये अगला सवाल आपका है, इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है 1/2 और x y y, और फिर ये प्लस x और y y, फिर ये x और y y, y माइनस y, इस तरह से निकाल सकते हैं। और 123 231 और 312, तो x1 कितना है, तो यहाँ से 1/2 x1 3, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 ही, और फिर आगे कि x2 कितना है 7, और y3 कितना है 4, माइनस y1 कितना है तो 0, ये x3 कितना है 8, और y1 है 0, और y2 भी 0, तो ये तो पूरा कट के 0 आएगा, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये देख लीजिए 7 × 4 करेंगे तो 7 चौक 28, और ये 4 तिहाई 12, 28 में से आप 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 16, ये 16, और 1/2 2 से काटेंगे तो कितना 8, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो कि 8 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। यहाँ अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आइए अगला सवाल 50 में कि पी क्यू और पी आर यहाँ पर 2 को बराबर है, P से Q और P से R ये बराबर है, तो Q के मान यहाँ पर अगर 40 है तो ये जो है बराबर कोनों P से Q और P से R, ये यहाँ पर, और P से Q ये, और P से R ये दोनों है आपस में बराबर। तो P का मान पूछ रहा है, यहाँ से P का मान
ये, तो ये इसके सामने ये, तो ई बराबर है इसके सामने ये और इसके सामने ये, ई भी 40 हो जाएगा। अब देख लिए 40 40 80, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? संपाती के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर जो होगा तीनों के तीनों समांतर होगा, तो 1/3, फिर ये 2 यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो 2/6, ये 2/k देख लीजिए, तो के मान के इधर गुना होगा तो के बराबर यहाँ पे 6 + 6 आएगा ये यहाँ पर। आइए अब अगला सवाल में देखते हैं, और इतना समीकरण का हल होगा, तो देख लीजिए जब तीनों बराबर है तो अनगिनत हल इसका होता है। 53 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आपका कौन होगा, तो सॉल्व कर लीजिए। तो द्विघात समीकरण है तो ये जो रूट है x का जो पावर रूट नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, और ये बट्टा में भी पावर नहीं रहना चाहिए। यहाँ अगर सीधा करेंगे इसको तो माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो यही जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कि 2 के 4 आ जाएगा, फिर ये x² और ये -4x, तो ये x² इधर ले जाएंगे तो x² घट के आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। इधर x जो कि कट जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अगला जो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें जो द्विघात समीकरण नहीं है देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 3 इसका अगर x करेंगे कैलकुलेशन तो कितना आ जाएगा, x² + 2x + 1, और ये 3x² 6x और प्लस ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, जो कि होगा ये द्विघात समीकरण होगा। इसमें से अगर इधर लाएंगे इसको तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी 2x² होगा, जो कि ये भी द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो होगा पावर 3 आ जाएगा, पावर 3 आएगा, जो कि त्रिघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब अगला जो आपका सवाल है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल समान हो, तो मूल समान होने के लिए क्या होता है, तो d बराबर 0, d बराबर यानी b² - 4ac का मान कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ b का मान कितना है p का स्क्वायर और -4 और ac, तो 4 और a के मान 2 और c के मान कितना p, तो यहाँ से p² और p² बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 दूना यहाँ पर 8p, ये 8p, और p से p आप काटेंगे तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, p² बराबर कितना, p² माइनस और 8p बराबर 0, तो एक बार p - 8 बराबर 0, तो ये 0 और 8 दोनों आएगा आपका, एक बार p बराबर 0, एक बार p - 8 बराबर 0, तो यहाँ p - 8 भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो k का मान क्या होगा, d का मान जो होगा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तभी ये जो होगा कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, और इसके लिए माइनस में जा सकता है। तो 4 से जो कि यहाँ पर छोटा एक यही है, यही जो कि क्या चीज़ में आएगा, देख लीजिए b² - 4ac, तो k² और -4 और a के जगह पे कुछ नहीं है और c के जगह पे ये 4, और ये क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। अब देख लीजिए 4 चौक 16 और k² यहाँ पर ये जो 4 है 4 चौक 16, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये जो होगा यहाँ 4 आ जाएगा, तो k और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4, तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, और इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, +4, जो कि इस तरह से आपका ए ऑप्शन होगा, इसलिए ये सही होगा 56 का ए ऑप्शन। इसी तरह यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b है, -b कितना है, तो -3√3 बटे 1 और -√3, तो -b माइनस मिल के क्या हो जाएगा ये प्लस, और इसलिए 3 में से 1 तो 2√3 आपका आंसर होगा। यहाँ देख लीजिए अब आपका सवाल नंबर 58, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 और इतना का 14वां पद, तो 14 पर a + 13d होगा, और a कितना है 3 + और 13, d के मान कितना 7 में से 3 तो 4, 13 चौका 52, 3 55, आपका आंसर जो कि बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो अब ये जो होगा समांतर श्रेणी में
कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि है। बाकी बात किसी का आप सार्वंतरण निकालेंगे डी तो सही, यानी कि सार्वंतरण सबका बराबर नहीं आएगा, इसलिए वो सब समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये देख लीजिए समांतर श्रेणी इतना का nवां पद, इतना का nवां पद कौन सा है, ए आप प्लस n-1 और डी। यहाँ से निकालना आपका है कि nवां पद क्या है। 16 ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 और डी बराबर कितना, तो यहाँ से डी बराबर 11 में से 16 घटाएंगे तो -5 आएगा। और इस तरह से इतना का nवां पद यानी कि Tn निकालना है। यहाँ से देख लीजिए कि a बराबर कितना है, a बराबर 16 और प्लस n-1 डी के मान कितना -5, तो यहाँ से 5n और प्लस 5 आएगा तो 16 16 5 जोड़ेंगे तो 21 -5n जो कि आपका आंसर बी होगा, 21 -5n। यदि किसी वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो स्क्वायर से आप ये इसको काट सकते हैं और पाई से ये, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2, तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो d बराबर 2 4 जो कि पाई आ जाएगा आंसर 4 इकाई व्यास क्या होगा 4 इकाई। इसी प्रकार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले का आयतन, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 और पाई r क्यू, तो 3 से यहाँ पे 4/3 पाई 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे तो 3 से 3 3 3 9 9 चौक 36 पाई आपका आंसर होगा। इसी तरह सवाल आपका जो है देख लीजिए कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई, तो 10 पाई है तो 2πr बराबर कितना 10 पाई, 2πr के यहाँ 2 पाई से काटेंगे तो 2 पंचे 10, तो r के मान कितना 5, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 5 का स्क्वायर 25 पाई आपका आंसर होगा। इसी प्रकार घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होता है, तो √8 के स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36 ये और 5 के स्क्वायर 25, तो सबको जोड़ेंगे तो 125 आएगा, इसलिए 5√5 आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आप देख लीजिए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर देख लीजिए कि πr² और बटे 2 कर सकते हैं, और इसी प्रकार देख लीजिए कि r के जगह पे कितना है 22/7, ये जो है पाई का मान रखेंगे और r के मान 4 गुने 4 और बटे 7, 4 चौक 16 और 22 गुने 16 करेंगे यहाँ से, तो और उसके बाद बट्टा में 2 भी करना है, तो 2 से 2 दूना 4, तो 22 8 है 176/7 आपका आंसर आएगा। इसी तरह अब देख लीजिए कि निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, जो कि एक से ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना संभव है, तो न्यूनतम मान आपका जो होगा वो अगर संभव होगा तो वो न्यूनतम भी 1 और अधिकतम भी 1, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, जो कि जब नहीं फेंकेंगे ना पासा को तब 1 जो होगा संभव होगा। इसी प्रकार ये नहीं फेंकेंगे तो कितना होगा, इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर क्या, तो 0 ये। इसी प्रकार एक पासे को फेंका गया विषम संख्या, एक पासा मतलब जो छक्का लीटो की गोटी होता है तो कितना तक आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 गो आता है, इसमें कह रहा है विषम संख्या, तो ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, तो कै गो विषम है 3 और टोटल कितना है 6, तो 3/6 यानी 1/2 आपका सही आंसर होगा। एक मैच, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता कितना होगा, तो पूरा प्रायिकता कुल होता है कितना 1, तो 1 में से आप घटाएंगे 0.7 तो कितना आएगा 0.3। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 में से हम घटा लेंगे क्योंकि जो अधिकतम प्रायिकता की संख्या होती है वो 1 होती है। इसी प्रकार 1 में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3, इसको दशमलव तोड़िएगा तो यहाँ 3/10 आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी से यादृच्छिकता पता निकाला जाता है, इसका काला रंग की भाषा, तो काला रंग की भाषा 2 होता है और टोटल कितना है 52, इसलिए 1/26 आपका सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ से कि ये साइन बटे कॉस और कॉट 30, तो
ये भी करेंगे तो ये tan ही आ जाएगा, और इसलिए tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा। तो इसलिए 1 आपका आंसर जो डी होगा। इसी प्रकार देख लीजिए कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 0 यानी साइन 0 का। बिंदु 7 और 10 किस पाद में होंगे, तो प्रथम पाद में। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए tan 45 और tan 60 दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1:3 आएगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा, तो x अक्ष पर तो y 0 होगा। इसी प्रकार एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है तो आपका सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। देख लीजिए अब आपका सवाल ये, मूल बिंदु से बिंदु -x और y की दूरी है तो ये x स्क्वायर और y स्क्वायर इकाई होगा। बिंदुओं इतना के बीच की दूरी तो ये 5 इकाई आप करेंगे तो ये दोनों का 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर से हटेगा तो 5 आंसर। इसी प्रकार रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरा था, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्योंकि y बराबर 4 है तो x बराबर 0 होना चाहिए, तो ये x बराबर 0 नहीं दिया, इसलिए डी इनमें से कोई नहीं। अब देख लीजिए मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होता है। कौन सी छोटी प्रकार की संख्या है, तो 1। इसी प्रकार निम्नलिखित में से परमेय संख्या कौन है, तो √25 जो कि परमेय संख्या होगा। बाकी बात सब जो है अपरमेय संख्या है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी अपरमेय संख्या है, तो 9/27 जो कि 1/√3 आएगा, ये अपरमेय संख्या। बाकी बात सब परमेय संख्या। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या होता है, उनका मौसा 1 होता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि ऊपर से रेकरिंग लगा हुआ है तो रेकरिंग को हटाते हैं तो बट्टा में 9 देते हैं, इसलिए कितना हुआ 13/99। अब देख लीजिए यहाँ पर 18 और 72 का मौसा तो 18 ही आएगा। √12 का परमेयकरण गुणांक कितना होगा, तो ये 2√3, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक कितना होगा, तो 2p होगा। इसी तरह देख लीजिए अब आपका ये निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, 13/121 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी तरह देख लीजिए यहाँ से कि यदि थीटा और फाई पूरक है तो थीटा और फाई का मान दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, तो इसलिए आपका सेक और कॉसेक आएगा, ऑप्शन नंबर बी। साइन और साइन दोनों इसको कॉस में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। 2 × 1 तो 2 होगा आंसर। इसी प्रकार अब यहाँ से देख लीजिए कि 5 कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो 5 कॉमन लेंगे और 5 × 1 तो 5, और यहाँ 3 बटा में लाएंगे तो 60, अल्फा का मान कितना 60 डिग्री, तो cos 60 का मान 1/2। यदि साइन इतना करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी b/a जो कि आंसर आएगा। तो साइन के मान निकालेंगे तो क्या होगा 1/a, और कॉस के मान निकालेंगे तो 1/b, और यहाँ पर साइन बटे कॉस करेंगे तो 1/a और 1/b, तो जो b होगा वो ऊपर चल जाएगा, इसलिए b/a हो जाएगा आंसर यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 का मान होता है, और सेक इंटू कॉस कितना है, तो tan थीटा क्या आएगा, तो x² - 1/x जो कि सही आंसर होगा। इसी प्रकार देख लीजिए साइन स्क्वायर फाई और 1/1 + tan स्क्वायर फाई दोनों को आप करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा आंसर जो कि सही आंसर होगा। तो चलिए, और अब आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।